नमस्कार। मैं हूं आज कोटद्वार में आज हमारे इस एपिसोड के जो मुख्य अतिथि हैं वो है श्री राम कंडवाल जी। राम कंडवाल जी एक युवा छात्र नेता भी रहे हैं और साथ में आजकल जो उत्तराखंड में सबसे चर्चित है बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन, उसके अध्यक्ष भी हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में जो पेपर लीक वाला जो मामला चला था, जो भर्ती के दौरान जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उस दौरान जो पेपर लीक का मामला चला था, उसको लेके बहुत बड़ा एक आंदोलन छात्रों के साथ मिलके और जो परीक्षार्थी थे उनके साथ मिलके बड़ा जन आंदोलन किया था। और अनेक दिनों तक चलने वाले लगभग 10 दिन लगभग ये आंदोलन चला और इतने दिनों तक चलने वाले लंबे आंदोलन का उन्होंने कुशलता के साथ जो है बड़े नेतृत्व किया है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस आंदोलन के जो धरना स्थल था वहां जाके जो छात्रों की जो मांग है, जो बेरोजगार जो संघ के जो मांग थी, उस मांग को जो उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने जो है घोषणा की है कि वे जल्दी ही इस जो नकल मामला है उसकी जो है सीबीआई जांच करवाएंगे, जिस मांग को लेके काफी समय से ये जो है बेरोजगार और छात्र संगठन जो है आंदोलन कर रहे थे। तो सबसे पहले राम कंडवाल जी, आपका स्वागत है रहबर पहाड़ का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, कोटद्वार से भी है, उत्तराखंड की जो विशेषकर छात्र राजनीति में आप काफी समय से सक्रिय रहे हैं। आपने पत्रकारिता भी की है, कई मीडिया हाउस में इन्होंने काम कर चुके हैं, चैनलों में। और पत्रकारिता करने के बाद अब आप छात्रों के हितों की, विशेषकर बेरोजगार जो युवा हैं उनके हितों की जो आप लड़ाई निरंतर कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। और अभी संयोग इसको कह लीजिए कि संयोग से आज विजयदशमी भी है और इस विजयदशमी के अवसर पे जो प्रभु श्री राम की जो जीत हुई थी भ्रष्टाचार पे और अन्याय के खिलाफ जो जीत हुई थी, उस जीत को कहीं ना कहीं संयोग से आज विजयदशमी के दिन राम कंडवाल जी के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं कि उनको भी आपको एक जीत प्राप्त हुई है काफी दिनों के धरने के बाद। तो सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप इस सफलता को? देखिए, सफलता बहुत बड़ी है और इस सफलता ने एक तरह से राज्य गठन के बाद एक ऐसा जनसमूह इकट्ठा हुआ, एक ऐसे युवाओं का सैलाब आया कि उसने एक राज्य के मुख्यमंत्री को जो है धरना स्थल पर लाने को मजबूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश के युवाओं की एक तरह से एकजुटता थी, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो परेड ग्राउंड में इन 7 दिनों में लगभग जो है 30,000 से ज्यादा युवा हम लोगों ने वहां पर पहुंचा है। और पूरे प्रदेश में 7 दिन में जो है अलग अलग जगहों पर लगभग 1 लाख युवा जो है सड़कों पर उतरे। तो ये अपने आप में इतिहास था और बहुत ही कोई ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार युवा इतना सड़कों पर क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है। तो जब युवा आए तो युवाओं के साथ उनके अभिभावक भी आने लगे, जब अभिभावक आए तो फिर राजनीतिक पार्टियां भी उसमें शामिल होने लगी, राजनीतिक पार्टियां हुई तो सामाजिक संगठनों ने कहा भाई हम भी इस आंदोलन में जाएंगे। तो ये एक तरह से जन आंदोलन का रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। और इस प्रदेश के युवा जो आप देख रहे थे कि पेपर लीक से परेशान थे, भ्रष्टाचार से परेशान थे, जो है नकल माफिया से परेशान थे, तो उन सब की जो पीड़ा थी, उनके अभिभावकों की जो पीड़ा थी कि वे बार बार ऐसा क्यों होगा, लेकिन हम इस बार नहीं झुकेंगे। तो वो न झुकने का जो प्रण था, उसी प्रण ने जो है युवाओं को संगठित किया, युवाओं के अभिभावकों को एक साथ लाया और राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टियों को भी एकजुट किया कि हाँ, ये हमारे प्रदेश के युवा हैं, इनके पास जो है बिल्कुल जाना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। और उसी के बाद ऐसा समर्थन हुआ कि इस प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ, वो मुझे लगता है कि 29 जो सितंबर की तारीख थी वो सबको याद होनी चाहिए कि 29 सितंबर को प्रदेश के एक मुख्यमंत्री उन युवाओं के समक्ष है जिन पर जो है कई तरह के आरोप लगे, कई तरह के षड्यंत्र रचे गए और बाद में उन्हीं युवाओं की मांगी जो माननी पड़ी। इस आंदोलन के दौरान विपक्षियों के द्वारा भी और कई लोग, राजनीतिक लोगों के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठे हैं इस आंदोलन के ऊपर और कई शब्दों को जो है इस बार चर्चाओं में आए, जैसे जिहाद शब्द। आपका एक भाजपा नेता ने तो फिलिस्तीनी समर्थक तक जो है आंदोलित छात्रों को कह दिया था कि कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीनी समर्थक है या उससे प्रेरित है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो क्या आप लोगों को कहीं ना कहीं ये जो है
व्यथित नहीं करते ये शब्द कि भाई छात्रों को जो है उनके आंदोलन को जो है कमजोर करने के लिए, या आप कह लीजिए कि उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार के शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल, ये जब भी इस देश में या फिर इस उत्तराखंड में जब भी कभी ऐसे आंदोलन होते हैं, तो एक तरह से उनको कुचलने के लिए, उन षड्यंत्र रचने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है आंदोलन तबाह हो जाए और लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाएं। लेकिन इस बार इनके सारे षड्यंत्र फेल हुए थे। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के खुद शब्द थे, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार कहा कि नकल जिहाद। तो हम तो ये कहना चाहते थे, हमने कहा भी वहां पर, पूरे मन से भी कहा कि भाई इस प्रदेश के जो युवा हैं, जिनको आप ही लोगों ने प्रताड़ित करके जो है सड़कों पर लाया है, आपकी सत्ता ने जो है इनको सड़कों पर लाया, और आप इन्हें जो है अगर नकल जिहादी कहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आरोप और इससे बड़ा मुझे लगता है इन युवाओं के लिए आपका कहना वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो युवाओं ने वो समझा, और युवाओं ने मुख्यमंत्री जी की एक भी बात को जो है स्वीकार नहीं किया। जिस दिन उन्होंने नकल जिहाद वाला आरोप लगाया, उसके अगले दिन जो 2 गुना बच्चे वहां आ गए कि मुख्यमंत्री जी ने हमें ऐसा कह दिया। मतलब जब ये षड्यंत्रकारी जो है, जब ये षड्यंत्र रच रहे थे, उसके अगले दिन और भीड़ बढ़ रही थी। तो मतलब हर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, युवा एकदम सपोर्ट कर रहा था कि इनका कोई भी षड्यंत्र जो है रचा नहीं जाएगा। आप देखो, जिहाद पर हमने बच्चों को ये समझाया कि भाई हर जो आंदोलन होता है या फिर हर जो आंदोलन होता है, उससे पहले ही क्या करते हैं, जिहाद शब्द जोड़ देते हैं कि ये जिहाद, वो जिहाद, नकल जिहाद, फलाना जिहाद। तो इस उत्तराखंड में आप जो है जिहाद शब्द का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? हमारे हर घर के आगे मंदिर, हमारे जो है नागराजा, नरसिंह देवता, हमारे कुल देवता, आप यहाँ पर वो चीजें कर भी नहीं सकते हैं। खासकर इन युवाओं के सामने, जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो समझते हैं, तो यहाँ पर इनका जो ये षड्यंत्र था वो बिल्कुल जो है ध्वस्त हो गया था और युवाओं की ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन इसी बीच भाजपा के 2 नेताओं ने युवाओं को लेके, इन जो आंदोलन हो रहा था छात्रों को लेके, कुछ शब्द कहे। उसमें से एक शब्द तो जो है, जो आपके भाजपा नेता है सीताराम गौड़ जी, उन्होंने कहा पुलिस समर्थक। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी है, उन्होंने बोला कि भाई देशभक्ति जो है उत्तराखंड के युवाओं के डीएनए में है, उन्हें जो है किसी प्रकार का देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही पार्टी के 2 नेता है, दोनों के अलग अलग विचार है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं इसी रूप में देख रहा हूँ कि आपने बोला सीताराम गौड़, और उनका नाम है गीताराम गौड़। सॉरी, हाँ, गीताराम। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा, अमर उजाला ने भी अभी उनका बयान छापा था, उसमें भी सीताराम गौड़ लिखा था, जबकि उनका नाम है गीताराम गौड़। तो जब मीडिया को उस पर्सन के बारे में नहीं पता है कि इनका असली नाम क्या है, तो आप सोच सकते हैं कि जनता फिर क्या सोचेगी उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री धामी की जो पर्सनैलिटी है और उनको लेकर जो चीजें चल रही है, तो मुख्यमंत्री का काम भी ये लोग बिगाड़ रहे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी को भी ये लोग बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों से ही, अगर बॉबी पवार उनके क्षेत्र का है, तो बॉबी का और नाम ऊपर हो रहा है। ये लोग बॉबी पवार का और नाम ऊपर कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बॉबी का नाम इससे जो हम नीचे करेंगे, बल्कि बॉबी का नाम और आसमान पे जौनसार में चला गया होगा। और अगर आप अन्य क्षेत्रों का बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नेता थे भाजपा के जो चुप थे, जो ना तो पक्ष में बोल रहे थे ना विपक्ष में बोल रहे थे, वो एकदम अपने घरों में देख रहे थे कि भाई हाँ चलो, हमें कुछ नहीं बोलना है भाई, हम बोलेंगे तो कहीं बवाल ना हो जाए, और अगर हम पक्ष में आ जाए तब भी बवाल होना है, इसलिए अपना शांत रहो। तो मुझे लगता है वो नेता या तो ठीक होगा, या तो भविष्य की अच्छी तैयारी करो, समझ गया होगा भाई युवाओं से पंगा लेना ठीक नहीं है। और एक वो नेता था जो बार बार मीडिया में आ रहा है, जो है बक रहा है, और एंड में जब मुख्यमंत्री धरना स्थल आया, उन्होंने घोषणा की, तो वो नेता आज जो है शांत पड़े हुए हैं। वो नेता जो है आज कोमा में है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हमें तो ये कहा गया था आप बाहर निकलो, आप युवाओं के लिए ऐसे कहो कि वो अनपढ़ है, अनपढ़ इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे कहो कि भाई ये जिहादी है। राजनीति से प्रेरित भी बोला गया है। ये राजनीति से प्रेरित का क्या मतलब है? अगर आप देखेंगे इस प्रदेश में अगर युवाओं का आंदोलन हो रहा, तो राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकता है? अगर युवाओं के लिए मान लीजिए वहां पर भाजपा का विधायक या भाजपा का मंत्री भी आता, तो अब भी हम उनका स्वागत करते, तो वो राजनीति से कैसे हो सकता था? अगर वहां पर एसपी और डीएम भी आ रहे हैं, हमने उनका स्वागत किया। वहां पर मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हमने उनका स्वागत किया। तो वहां पर तो हर किसी का स्वागत कर रहे थे, चाहे उसमें कांग्रेस के नेता भी आ रहे थे, उनका भी स्वागत था। आप बोलिए, आप वहां पर जो 4 घंटे धूप में बिताइए, हमने ये कहा है उनसे सारे। उसमें और राजनीतिक लोग भी आए थे, जिसमें गणेश गोदियाल जी भी वहां आए थे, और भी कई कांग्रेस के नेता भी आए थे, तो उन्होंने भी आपके उसमें प्रतिभाग किया है। तो उनके आंदोलन, जो उनके प्रतिभाग करने को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वहां पर गणेश गोदियाल जी आए थे, वहां पर जो है कांग्रेस के लगभग सारे नेता आए थे, वहां पर आपका भुवन कापड़ी जी भी आए थे, वहां पर आपकी ज्योति रौतेला जो उनकी अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष, वो भी आई थी, लगभग सारे कांग्रेसी आए थे, राजनीतिक संगठन आए थे, लेकिन वो सपोर्ट करने वहां पर आए हैं।
हमने उनसे ये बोला, हम किसी को जो है पहले ही उसमें मंच नहीं दे रहे थे। हमने कहा कि पहले आप 3 घंटे इस टेंट के नीचे बिताओ, इस धूप में बैठो और युवाओं की पीड़ा को आप समझो। तो फिर उन्होंने 2-3 घंटे वहां पर बैठे रहे। जब उन पे पसीना आ गया, सारी चीजें हो गई, हमने कहा अब लीजिए मंच, अब आप माइक पकड़िए। तब उन्होंने माइक पकड़ा और 5-6 मिनट उन्होंने बोला, फिर वो अपना वहां से चले गए। तो ये सारी चीजें, यहाँ जो भी वहां पर आ रहा था, हमने एक नियम बना रखा था कि भाई आप आओ यहाँ पर 3 से 4 घंटा बैठो, जैसे युवा बैठे हैं, पसीना आ रहा है, धूप है, 40 डिग्री के टेम्परेचर में आप बैठ रहे हो, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना भाषण दे सकते हो। तो ये तमाम चीजें थी और इसीलिए ये आंदोलन भी सफल हुआ। वहां पर अगर आप देखेंगे कि कई तरह के वहां पर षड्यंत्र रचे गए। विद्यार्थी परिषद की रैली वहीं से गुजारी गई। विद्यार्थी परिषद जीती, भाई उनको दूसरी तरफ भी आप करवा सकते थे, लेकिन कहा हम लोगों ने युवाओं से ये कहा था कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे किसी की भी रैली आ जाए। उसके ठीक परेड ग्राउंड के बगल में जो, जिसको आप सीताराम गौड़ कह रहे हैं, एक्चुअल में वो गीताराम गौड़ है, बिल्कुल गीताराम गौड़ जी जो है वहां पर टेंट लगा के बैठे। तो उनका नाम ही इसी जो इनके बैन है उसके बाद ही ढंग से सुना। तो वो वहां पर टेंट में बैठे हुए थे उस तरफ, जबकि परेड ग्राउंड से उसकी 100 मीटर की दूरी है, लेकिन युवाओं ने एक भी उंगली वहां पर नहीं उठाई। तो कितना ये मतलब सभ्य आंदोलन हुआ, कितना एक तरह से एकदम बेहतर आंदोलन हुआ। उससे पहले एनएसयूआई की रैली वहां पर गुजरती है, उससे पहले जो है कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां पर आते हैं। तो ये तमाम षड्यंत्र रचे गए, लेकिन युवाओं ने इस बार ठान लिया था हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, हमें जो है अपने इनकी बात सुननी है, और जो हमें लीड कर रहे हैं उनकी बात सुननी है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हाँ, कहीं ना कहीं ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का भी बयान हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। उन्होंने भी काफी प्रशंसा की है इस आंदोलन की, भाई बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से किया गया आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन रहा। उनके बयान के ऊपर आपका क्या कहना है, एक पूर्व मुख्यमंत्री? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भी कहा सही कहा, और देहरादून के एसएसपी ने भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सेवा पूरी पुलिसिंग में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा कि 7 दिन हो गए और आप लोग इतने शांत तरीके से जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो अगर एक एसएसपी, वो भी देहरादून का, अगर आपको ऐसा कहे और युवाओं को ऐसा कहे तो बहुत बड़ी बात है। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा, खुद मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे उन्होंने भी कहा कि ऐसा आंदोलन भाई हमने कभी नहीं देखा कि जो है 7-8 दिन से इतना संयम बरत रहे हैं। तो होने को तो वहां पर काफी षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन जो युवाओं ने दिखाई यूनिटी, जो युवाओं ने एकजुटता दिखाया, और जो युवाओं के, क्योंकि ये कह रहे थे कि इसमें जो है अनपढ़ है, इसमें ये है, अगर अनपढ़ होते तो ये आंदोलन एक दिन में नहीं चलता। ये शिक्षित व्यक्ति था जिसने आंदोलन चलाया और बेहतर चलाया। अच्छा, अब आपको जो है आश्वासन मिल चुका है, सीबीआई जांच की जो है आदेश जो है कर चुके हैं। यदि ये अब जो आपका आंदोलन एक तरह स्थगित हो चुका है, आगे अगर ये क्या भूमिका रहेगी अगर इस पे जो कार्रवाई होती है उसके बाद? देखिए, अभी इसमें एक और मांग अभी रही हुई है, जो हमारी सबसे पहली मांगी थी, वो ये थी कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी जिसके 3 पन्ने बाहर आए थे 21 सितंबर को, उस परीक्षा को अभी निरस्त करवाना है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने 30 दिन के लिए एसआईटी को कहा है, लेकिन उन्होंने फिर 15 दिन इसको कर दिया था। तो अभी 10-12 दिन में उसकी रिपोर्ट आनी है। अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो फिर से प्रदेश का युवा जो है सड़कों पर उतरेगा। ये हमने मुख्यमंत्री से भी कहा है, और ये हमने राज्य सरकार, पूरी राज्य सरकार के जितना भी शासन है, प्रशासन है, सबसे हमने कहा है कि अगर पेपर निरस्त नहीं होता है तो युवा फिर सड़कों पर उतरेगा, और इसी अंदाज में उतरेगा, और इससे बड़े अंदाज में उतरेगा, इससे बड़ी भीड़ वहां पर आने वाली है। ये सत्ता भी जानती है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि भाई इससे बड़ी भीड़ जो है आने वाली है अगर ये पेपर निरस्त नहीं करते हैं। हमारी मुख्यतः भी 2 मांगे पूरी हो चुकी है, एक सीबीआई वाली मांग पूरी हो चुकी है, और एक प्रदेश के युवाओं में जो मुकदमे लगे हैं सारे युवाओं में, वो मांग भी लगभग जो है पूरी हो चुकी है। उसको लेकर भी हम लिस्ट जल्दी देने वाले हैं तो मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, अब बात आई है कोटद्वार की। आप कोटद्वार से संबंध रखते हैं। कोटद्वार में कुछ समय पूर्व जो है ये शुक्र मालन पुल को लेकर आपका जो है काफी सोशल मीडिया में बयान वायरल हुआ था, आप वहां गए थे। तो कोटद्वार की वो मांग तो आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब एक लाल डांग चिल्लर खाल एक ऐसा मुद्दा है जो कि कोटद्वार में सबसे ज्यादा इस टाइम ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक कि लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, और धरने पे भी लगातार कर्मिक अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, वहां लगातार धरना दे रहे हैं, लाल डांग चिल्लर खाल रोड। तो आप इस मुद्दे, क्योंकि आप कोटद्वार से हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेश में युवाओं का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कोटद्वार की इस मांग को लेकर आपका क्या कहना है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भाजपा ने हमेशा जब भी कोटद्वार में विधानसभा चुनाव कोई इनका प्रतिनिधि लड़ता है तो हर मांग पत्र में इनका क्या होता है कि लाल डांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग रोड हम बनाएंगे। इनके घोषणा पत्र में होता है कोटद्वार में। रितु खंडूड़ी जी के घोषणा पत्र में भी था कि हम लाल डांग कोटद्वार जो है मोटर मार्ग ये बनाया जाएगा। लेकिन समस्या ये है
कि आप कितना भी कह दो, कितना भी आप प्रदर्शन कर लो, कितने भी आप सड़कों पर उतर जाओ, ये इस रोड को नहीं बना सकते हैं। या आप लिख के ले लो आप, ये क्योंकि इनकी मंशा नहीं है इस रोड को बनाने की, इनकी मंशा में खोट है। रितु खंडूड़ी जी के आज ये देख लो आप, इनके 31 वादे इन्होंने किए थे और 95% वादे जो है आज भी ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको इसी से कह दूं कि जब पूरा राज्य में इस कोटद्वार का लड़का जो है वहां पर नेतृत्व कर रहा था परेड ग्राउंड देहरादून में, और पूरे प्रदेश में हम रैलियां करवा रहे थे, तो हमने जो है रैली कोटद्वार में भी आयोजित करवाई, लेकिन मैडम के करतूतों से इन्होंने जो है यहाँ पर रैली नहीं होने दी। इन्होंने जो है रात में एक जो लेटर जारी किया इनकी पुलिस ने, वो लेटर ये जारी करती हैं कि भाई कोटद्वार में जो कल होने वाली रैली है उसको हम परमिशन नहीं देते हैं। परमिशन इसलिए नहीं देते क्योंकि कोटद्वार में रामलीला आयोजित हो रही है। अब रामलीला का समय क्या है? रामलीला का समय रात में है ना, रामलीला होती है रात में और रैली होनी थी सुबह 11 बजे, तो उससे रामलीला से इसका क्या मतलब हो गया? दूसरा, स्थानीय विधायक ने पूरे पेपर लीक कांड पर, पूरे इस पर जो है एक भी शब्द अपना नहीं खुला। तो हम ये नहीं समझ पा रहे, मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे क्या युवाओं के विधायक नहीं है? क्या कोटद्वार का परीक्षार्थी यहाँ पर जो परीक्षा में नहीं बैठा था? क्या कोटद्वार के अभिभावक के दिल नहीं दुखे थे कि भाई बार बार पेपर लीक हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो? तो ये बहुत बड़ी समझ मुझे लगता है कि प्रदेश इस कोटद्वार की जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो है जो अभी मौजूदा विधायक है ये किनकी विधायक है। असल में ये बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं अब जो है आप लाल डांग टिल्लर खाल को लेकर आपको ये आश्वासन नहीं है, आप आश्वस्त नहीं है कि ये जो है रोड जो है बनेगा इसको लेके, लेकिन आप अपने स्तर पे इस रोड के लिए आपके अपने स्तर पे क्या प्रयास होंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ काफी लोग जो है लगातार धरने पे बैठ रहे हैं, मांग की जा रही है, सोशल मीडिया में बहुत नंबर 1 पे ये ट्रेंड चल रहा है कोटद्वार में, और ऐसे में जो है युवाओं की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं लोग उसको देखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से इस जो लाल डांग टिल्लर खाल है वो जनता की आवाज जो है निरंतर जारी रहे, और कहीं ना कहीं इस रोड का फायदा जो है पूरे कोटद्वार की जनता को जो मिलेगा, पूरे गढ़वाल रीजन को उसका जो है फायदा मिलेगा। देखिए, कोटद्वार लाल डांग रोड को लेकर जो है आज से 2 साल पहले भी हमने कई वीडियो बनाए थे, वहां पर जाके खुद मैं गया हूं, हमने वहां पर निरीक्षण भी किया था, बहुत सारी चीजें की थी, और उसके बाद काफी वीडियो हमारे वहां पर वायरल भी हुए थे लाल डांग को लेकर। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी मैं अभी जब आंदोलन के पहले मैं वहां पर 2 बार भी जा चुका हूँ, वहां पर भी हमने सारी चीजें रखी हैं, और हाल फिलहाल में हमने कोशिश की हम एक बार नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, और बहुत जल्द हमारा वो भी होने वाला है, और नितिन गडकरी जी से मिलकर हम जो इस रोड की मांग करने वाले हैं। अगर यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं सुन रही हैं, स्थानीय प्रशासन नहीं सुन रहा है, इसको लेकर अगर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना पड़े तो हम मिलेंगे, क्योंकि हम देखिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ और हम अगर ठान लें तो फिर वो चीज हम फिर करके रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलना हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री को सड़क पर लाना हो, या फिर चाहे कुछ भी करना हो, अगर हमने ठान लिया तो फिर ठान लिया। तो इस रोड को लेकर भी हम ठानेंगे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि नितिन गडकरी जी को जो है यहाँ की घोषणा करेंगे कि भाई इस रोड को बनाओ। मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा इस रोड के लिए कि आपने खुद वादा किया था, आपके जो है जब पिछली बार हरक सिंह रावत लड़े थे 2017 में, नितिन गडकरी ने खुद वादा किया था, आपका जो मुख्यमंत्री धामी ने वादा किया, उनके शब्द से, उनके मुंह से भी निकले हैं शब्द कि लाल डांग टिल्लर खाल मोटर मार्ग बनाएंगे। तो बहुत जल्द अब इस रोड के लिए जो है काम हम लोग शुरू करवाएंगे, और युवा ही इस रोड को बना सकता है और युवा ही ये काम करके दिखाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई रोड को लेके बात और आंदोलन को लेके बात। अब आप निजी उसमें बताइए कि आप इस तरह से आप जो आंदोलन में जो आप कूद पड़े किस तरह से, और आपका छात्र राजनीतिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। और आपका जो गृह क्षेत्र है वो कहाँ है, आपका जो गांव है वो कहाँ है? देखिए, मेरा मूल गांव श्रीनगर, जो मलिथा गांव है श्रीनगर का, बुगानी से पहले पड़ता है, हेमंती नंदन बोगले की जो जन्म स्थली है, अच्छा। उससे पहले एक गांव पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो मलिथा है। तो उस मलिथा गांव से दरअसल मैं हूँ, लेकिन यहाँ कोटद्वार हम जो है 1992 से यहीं पर हैं, 1992 से हम कोटद्वार में ही बसे हुए हैं। तो अब दरअसल मैंने उसके बाद यहाँ कोटद्वार पीजी कॉलेज से भी पढ़ाई की है, हालांकि मैंने सारा LKG UKG सारा कोटद्वार से, मेरी पूरी पढ़ाई कोटद्वार से हुई है। लेकिन मैंने अगर देहरादून का आप देखेंगे तो देहरादून में दून बिजनेस स्कूल है, वहाँ से हमने जो है मास कम्युनिकेशन किया है, और मुख्यमंत्री धामी के मैं बयान सुन रहा था और इनके सरकार के मैं बयान सुन रहा था कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, अनपढ़ हैं। तो मैंने पूरा वहाँ पर भाषण भी दिया था कि सारे LIU, सारा मुख्यमंत्री का शासन, प्रशासन, पुलिस, चले जाइए उस कॉलेज में, पूछ के कि राम कटवाल वहाँ का टॉपर है कि नहीं है। वहाँ के हम टॉपर भी रहे हैं। दूसरी चीज, हमने परीक्षाएं भी दी हैं,
हम बीएसएफ में खुद मेरा चयन भी हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, है ना। तो हम सारी चीजें दिखाएंगे, हमने परीक्षा भी दी है, हम टॉपर भी रहे हैं और आंदोलन को इसलिए लीड भी हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि छात्र आंदोलन 2019 में फिर मेरे पे क्या था, हम तो अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे मीडिया में 2019 में, लेकिन छोड़नी इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ था और वो चीजें वहां से देखी नहीं जा रही थी हैदराबाद में बैठ के कि यार मैं यहाँ कर रहा हूँ और मेरा युवा वहां पर संघर्ष कर रहा है। तो उसके बाद नौकरी छोड़ी और तमाम इन चीजों पर हम आगे बढ़ गए और धीरे धीरे फिर आगे शुरुआत हुई। फिर बॉबी भाई का मिलना हुआ आज से 4 साल पहले, बॉबी भाई से संपर्क किया और आज उसके बाद फिर सारी चीजें आप सब लोगों को पता है कि कैसे हमने 2022 में भी भर्ती घोटाले उजागर किए, फिर जेल में रहे देहरादून की, 7 दिन देहरादून की जेल में रहे। रातों रात इन्होंने हमारे ही आंदोलन के बाद नकल रोधी कानून इन्होंने बनाया जो ये ढोल पीटते हैं। और आज भी अगर हाकम सिंह को जेल पहुंचाया गया तो हमने उसको जेल पहुंचाया आज भी, और उस समय भी आज भी जो है अगर पेपर लीक अगर बाहर करने का सबसे पहले सबूत दिया तो हमने दिया। हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ तो हम ही दे रहे हैं इनको, ये क्या कर रहे हैं फिर? इनकी जो एसआईटी है, इनका जो एसटीएफ है, इनकी जो पुलिस है, इनका जो शासन है, वो क्या कर रहा है? वो क्यों धरपकड़ नहीं करता है? हर बार जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ इनको सबूत देगा और तभी ये लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इनको पास कैसे आ गया। जब हमारे पास आ रहा है जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास अगर सारी चीजें आ जा रही हैं तो भाई इतना बड़ा जो तुमने तंत्र बना रखा है उस तंत्र का क्या मतलब रह गया? ये चीजें। अच्छा, दूसरा अभी मैंने कोटद्वार में देखा तो पूरा कोटद्वार जो शहर है वो आपके बड़े बड़े होर्डिंग से अटा पड़ा है, पूरा का पूरा कोटद्वार बड़े बड़े आपके होर्डिंग लगे हैं आपके स्वागत में कि भाई कोटद्वार का युवा एक बड़ी सफलता लेके, एक बड़ी ऐतिहासिक सफलता जो है आप लेके आए हैं युवाओं के लिए। तो उसको लेके तो कहीं इन होर्डिंगों से ये संदेश तो नहीं जा रहा कि आप कहीं राजनीति में, क्या पता आपका कोई राजनीति आने में क्या प्लान है आपका? कभी देखिए, राजनीति की बात अलग है। दूसरा ये कोटद्वार में अगर होल्डिंग लगे हैं तो मतलब युवाओं ने लगाए हैं होल्डिंग, सामाजिक जो लोग हैं उन्होंने लगाए हैं होल्डिंग। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोटद्वार में होल्डिंग लगे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, देखिए अब मान लीजिए होल्डिंग भी लगे हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम राजनीति में आ रहे हैं, है ना। राजनीति में भविष्य में अगर आना होगा तो जनता तय करेगी आओ आप जैसे युवा को आगे आना चाहिए, तब हम एक बार सोचेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस प्रदेश में जो युवाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं, युवाओं के साथ पेपर लीक हो रहे हैं, उनके जो है उनके अभिभावकों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर हमें काम करना है और मजबूती से काम करना है। कोटद्वार के मुद्दे भी उठाए जाएंगे, लेकिन मुद्दे उठाए जाएंगे और डंके की चोट पर उठाए जाएंगे, वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल राजनीति में जाने का कोई प्लान नहीं है, न हमें राजनीति करनी है फिलहाल। क्योंकि मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि इससे पूर्व में जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बॉबी पवार जी, तो उन्होंने अभी 2022 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो अब वो एक तरह से राजनीतिक व्यक्ति भी बन चुके हैं कि साथ में उन्होंने एक स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया है और उसके अध्यक्ष भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना अलग फ्रंट बना दिया है और साथ में चुनाव जो आदमी चुनाव लड़ चुका होता है वो भी लोकसभा का चुनाव, तो राजनीतिक व्यक्ति तो हो ही जाता है। इसलिए अब आप जो है बेरोजगार संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं आप कोटद्वार से भी बिलोंग करते हैं और कोटद्वार में भी आप लगातार सक्रिय हैं, कई मुद्दों को लेके आप मुखर रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछा है कि क्या राजनीति में आपके आने की कोई मंशा है? ये राजनीति में भी फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोटद्वार में कुछ गलत हो रहा है तो कोटद्वार का निवासी होने के कारण तो भाई मेरा तो फर्ज बनता है कि अगर गलत होता है तो आवाज उठाऊं, और बिल्कुल उठाएंगे। अगर मेरी रोड खराब है तो मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगा। अब उसको अगर तुम्हें राजनीति में किसी को अगर जोड़ना है कि भाई तुम मुद्दे क्यों उठा रहे हो, आप राजनीति में जा रहे हो, तो अगर ऐसी राजनीति है तो फिर हम करेंगे फिर ऐसी राजनीति पर, लेकिन मुद्दे उठाना। अब बहुत सारे लोग जो है थोड़ा बहुत डरते हैं कि भाई विधायक ऐसे बोल देंगे, फिर ये ऐसा बोल देगा वैसे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम जो है नेताओं को सड़क पर लाने वाले लोग हैं, हम युवाओं की मांगे मनवाने वाले लोग हैं, तो हम डरने वाले नहीं है और डंके की चोट पर उठाए जाएंगे सारी चीज। चलो, आपने देखा कि जो युवा नेता हैं, बेरोजगारों के भी नेता हैं और छात्रों के भी नेता हैं, राम कनवाल जी, उन्होंने जो है आज अपने विचार प्रकट किए, बताया कि इस आंदोलन में क्या क्या परेशानी आई है, किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और सफलता के और क्या उनकी मांगों को जो अब उसको जो लागू किया गया है, उनकी मांगों को जो अब माना गया है, अभी उसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कितना पूरा हो पाता है। उसके बाद वो उनकी आगे की रणनीति है। कोटद्वार को लेके भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दिया है कि वो जो है चुप नहीं बैठेंगे, वो कोटद्वार के मुद्दों पे जो है लगातार संघर्षशील रहेंगे और लगातार जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। रहबार पहाड़ का मैं चंद्रमोहन चदली।